सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। तो आखिरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो ही गया। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। महायुति के तीनों नेताओं ने राज्यपाल से आज मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों एक ही कार से राजभवन पहुंचे थे। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। वो कल मुंबई के आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। पीएम मोदी भी कल मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि महायुति के तीनों नेता साथ मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता। आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाएगी। वो जो 2 पर्यवेक्षक थे महाराष्ट्र सरकार के लिए, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण, इस लिहाज से उन्होंने ये बातचीत कही। उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। तो महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। महाराष्ट्र में क्या होगा एक्शन, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। महाराष्ट्र सीएम, सस्पेंस खत्म, एक्शन शुरू। राइट, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक का अब तो ऑलमोस्ट सब सेटल हो गया है, फडणवीस सीएम होंगे और अजीत पवार और शिंदे
एकनाथ शिंदे दोनों डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसे मिलेगा, पोर्टफोलियो कौन सा किस किस के पास रहेगा, कितनी सीट पर एक मंत्री पद मिलने जा रहा है, इसका कोई आगे बातचीत खुलासा? विपिन, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। सीएम पद को लेकर और डिप्टी सीएम पद को लेकर पूरा सस्पेंस खत्म हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस कल सीएम पद की शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रहेंगे। अब देखिए पूरा मामला पोर्टफोलियो को लेकर फंसा हुआ है और जहां तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी बिल्कुल अड़िग है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय वो अपने पास रखेंगे। किसी भी कीमत पर वो होम मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ना ही एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देंगे ना ही अजीत पवार को। हालांकि खबरें ऐसी भी आई थी कि एकनाथ शिंदे ने ये मांग की थी कि डिप्टी सीएम के साथ साथ उन्हें गृह मंत्रालय भी दिया जाए। लेकिन देखिए अभी तक के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस जितनी बार भी सीएम और डीसीएम जब भी बने हैं तो हमेशा गृह मंत्रालय वो अपने साथ रखते हैं। इस बार भी सीएम बने हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी ने कि वो गृह मंत्रालय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे। अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शिंदे कैंप को एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी और यूडी मंत्रालय मिल सकता है। साथ ही साथ अजीत पवार कैंप को अजीत पवार को फाइनेंस मिल सकता है और साथ ही साथ अजीत पवार ने यह भी मांग की थी कि वो फाइनेंस के साथ साथ पुणे के गार्डियन मिनिस्टर भी चाहते हैं। तो ये दोनों चीजों पर बीजेपी मान चुकी है और लगभग यही पोर्टफोलियो जो है वो जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो है वो तीनों में डिवाइड हो चुका है। बाकी के पोर्टफोलियो जो डिवाइड होने हैं उसको लेकर आज महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज देर रात मीटिंग करेंगे और माना जा रहा है कि एक दो दिन में जो पोर्टफोलियो है वो उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो 20 से 22 पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास रखेगी। शिंदे कैंप को 10 से 12 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, वहीं अजीत पवार को 8 से 10 पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है। विपिन, तो विवेक ये बता रहे हैं कि सीएम डिप्टी सीएम ये तो क्लियर हो गया, लेकिन उसके अलावा होम बीजेपी अपने पास रखेगी, वो फडणवीस साहब खुद रखेंगे एज एन मुख्यमंत्री अपने पास। अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी ये जो प्रमुख विभाग है ये शिंदे साहब चाहते भी थे शायद और ये उनको मिलने भी जा रहे हैं, और जो फाइनेंस है वो अजीत पवार साहब को मिल सकता है। तो 3 बड़े मंत्रालय इस तरह से बढ़ सकते हैं। विवेक, क्या कल ही इनमें से कुछ बड़े मंत्रालयों को पर क्लैरिटी आ जाएगी या फिर कल ये 3 लोग ही शपथ लेंगे, बाकी की शपथ ग्रहण बाकी की क्लैरिटी कल के बाद आएगी? विपिन, देखिए जो अभी तक जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कल के जो शपथ ग्रहण है वो सिर्फ 3 लोग लेने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस एज अ सीएम पद का शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेंगे। बाकी की जो पोर्टफोलियो की शपथ है वो आने वाले दिनों में तय होगी और माना जा रहा है कि विंटर सेशन जो नागपुर में होने वाला है वहां पर बाकी मंत्रियों की शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन कल जो एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और एनडीए राज्य के लगभग 22 चीफ मिनिस्टर और बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सभी वरिष्ठ नेता वहां पे मौजूद होंगे। तो जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 3 नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कल शपथ लेंगे। बाकी पोर्टफोलियो की जो शपथ ग्रहण होगा वो आने वाले विंटर असेंबली सेशन में होगा। जी, इसका कोई समय तय हुआ है विवेक? अभी देखिए समय तो भी नहीं तय किया है क्योंकि देखिए सारे जो नेता हैं तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं वो आज देर रात मीटिंग करेंगे। पोर्टफोलियो की जो रस्साकसी है वो एक मीटिंग में तो सॉल्यूशन निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं कल की शपथ विधि का समय पूछ रहा था, वो कोई फिक्स टाइम है? यस, माफ कीजिएगा विपिन जी। देखिए शपथ विधि का जो शेड्यूल हमें बताया गया 5 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा। 5:30 बजे पीएम मोदी और जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब मंच पे पहुंच जाएंगे और 5:30 बजे के आसपास ये शपथ विधि का जो समारोह है वो शुरू होगा। जी, बहुत धन्यवाद विवेक। तो कुछ चीजें आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। तो कल 5 बजे से शपथ विधि हो रही है। 3 ही नेता कल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें फडणवीस अब मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कुछ अन्य प्रमुख जो मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से आ सकते हैं, प्लस 22 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से ये शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी शासित राज्यों से। ये बता रहे हैं विवेक। और साथ में कि कल बस यही 3, इसके अलावा कोई अन्य मंत्री या कोई और विभाग के लिए कल शपथ नहीं होनी है। वो पोर्टफोलियो आज रात एक बड़ी बैठक है उसमें तय होगा। कुछ बड़े विभागों के बारे में बात की, कौन क्या रखना चाहता है, अन्य विभाग जो हैं वो कौन कौन उनके मिनिस्टर्स होंगे, वो सब अब कुछ तय होगा। लेकिन कल बड़ा एक शपथ ग्रहण समारोह मुंबई में ग्रैंड, जिसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो होने जा रहा है शाम को 5 बजे। बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरे डिटेल्ड अपडेट के लिए।
आगे चलते हैं, कुछ और राजनीतिक खबरें। संबल मुद्दे को लेकर आज दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी दंगल दिखा। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मनाही के बावजूद संबल के लिए निकले, लेकिन उन्हें संबल जाने नहीं दिया गया। करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर रुके रहे। यूपी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उन्हें संबल जाने की इजाजत नहीं मिल पाई। इसके बाद राहुल गांधी वापस लौट गए। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि उन्हें संबल नहीं जाने दिया गया और वो उनका अधिकार खत्म करने जैसा, और ये संविधान को खत्म करने की कोशिश है। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार अलग हैं और उन्हें रोकना गलत है। उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। इधर आज संसद के शीतकालीन सत्र का 7वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। आज संसद में बांग्लादेश हिंसा और किसान का मुद्दा उठा। सभापति जगदीप धनखड़ का आज सदन में फिर गुस्सा फूटा। उन्होंने नाराजगी जताई और अपनी जगह से खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा भी। धनखड़ ने कहा कि पिछले हफ्ते 5 दिन कार्रवाई के दौरान विपक्ष के किसी भी नेता ने किसान मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। क्या हो रहा है? आप बताइए सर, जब अन्याय take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to leave and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा, nothing else but drama. I don't want drama. We did not work for 5 days. During those 5 days, Rule 267 notices were raised. Not a single one regarding farmer. Now crocodile tears. रुक रुक कर हंगामे के बीच संसद में कामकाज जारी है। संसद का हाल हम और डिटेल में समझते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण, आज संसद में कार्रवाई थोड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन अगर पूरे दिन का आपसे डिटेल जानना चाहें तो क्या कुछ आज संसद में घटा और हुआ? बिल्कुल, हंगामा होता रहा, काम होता रहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि कुछ हद तक सफल रहा, क्योंकि पिछले 7वां दिन था। कल को छोड़ दें तो उससे पहले का जो 5 दिन था इतना हंगामेदार था कि लग रहा था कि शायद काम हो भी पाए ना हो पाए, लेकिन कल से कामकाज होता रहा। आज भी बीच बीच में लेकर के थोड़े बहुत हंगामे होते रहे, लेकिन कामकाज भी रहा। लेकिन आज हंगामे का मुख्य मुद्दा बना रहा किसान को लेकर के, किसानों को हो रही दिक्कत को लेकर के, पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के, ये सारे मुद्दे उठे। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर बयान भी दिया कि चीन सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। क्वेश्चन आवर भी चला, और जो आप विजुअल दिखा रहे हैं तो उसमें दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा था, वेल में आ गया था। तो वहाँ पर जगदीप धनखड़ ये कह रहे थे कि आप 5 दिन तक तो आपने जो भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया तो उसमें किसान का मुद्दा था ही नहीं, अचानक से इस मुद्दे को लेकर क्यों आप आ रहे हैं? समाधान चाहते नहीं, हंगामा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर थोड़ी सी तू मैं हुई, लेकिन सदन चलता रहा। 2 बजे के बाद जब विधायी कार्य का ये समय शुरू हुआ तो राज्यसभा में यहाँ पे रेलवे अमेंडमेंट बिल और राज्यसभा में बॉयलर बिल और लोकसभा में रेलवे अमेंडमेंट बिल पेश किया गया और राज्यसभा से बॉयलर बिल को पास भी कर दिया गया है, जिसके तहत खासतौर से यहाँ पे बॉयलर इंडस्ट्री को कई सारी राहत देने की बात है, जहाँ पे उनको आपराधिक मुकदमों जैसे
से प्रावधान से हटाने की बात है। और रेलवे अमेंडमेंट बिल भी है जिसके जरिए रेलवे बोर्ड को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, रेलवे कामकाज को बेहतर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बिजनेस शेड्यूल किया गया अब संसदीय कार्रवाई के हिस्से का, उस पर अब कामकाज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और ये शायद सत्र सफल होता दिखे आपको। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आइए अब आपको सुनाते हैं जगदीप धनखड़ का वो बयान जिसमें उन्होंने सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह से ही सवाल कर लिया था। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आज एक और बड़ी घटना हुई। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर आज जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में वो बाल बाल बचे। स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर जहां सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त की ओर से घोषित दंड के तहत पहरेदारी कर रहे थे, वहीं पर एक हमलावर ने सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सेवादार की बहादुरी और चौकसी ने हमलावर को पहले ही रोक लिया। वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि आरोपी शख्स सुखबीर बादल के काफी करीब था जब उसे पकड़ा गया। वीडियो में गोली चलने की आवाज भी आ रही है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। बताया जा रहा है कि वो कट्टर विचारधारा वाला और खालिस्तानी संगठनों से इसका संपर्क रह चुका है। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सुखबीर सिंह का सुरक्षा घेरा और बढ़ा दिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। और आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सुखबीर पर हमला करने वाला कौन है। इसका नाम नारायण सिंह चौड़ा, जैसे हमने कहा कि ये खालिस्तान समर्थक है। नारायण सिंह बब्बर खालसा से जुड़ा रहा है आरोपी, और चंडीगढ़ जेल ब्रेक कांड में भी आरोपी है नारायण सिंह। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। चलिए इन खबरों के बाद अब रुख करते हैं बाजार का। 3 दिनों की तेजी के बाद, इनफैक्ट 4 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार एक सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स 111 पॉइंट चढ़कर 80,956 पर बंद हुआ। वहीं उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में निचले स्तर से भी सुधार देखने को मिला। निफ्टी ने 10 पॉइंट की बढ़त ली। वहीं बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1% की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही, तो निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में आज गिरावट दिखी। एफआईआईज की बिकवाली के चलते लार्ज कैप शेयर सस्ते हुए हैं, ये कहना है फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में पराग ठक्कर ने एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक पर अपना रुझान दिखाया। ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेसेस में मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान लीवर है, आप एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो लार्सन है, तो या रिलायंस है। तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि अगर ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस अगर अपने कंफर्टेबल वैल्यूएशन में मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलूं कि एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं। आज 7.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आपको इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो 25% 25% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी को फाइनेंस करती है, जिसका सालाना प्रॉफिट 61,000 करोड़ लास्ट ईयर था, मैनेजमेंट ने खुद बोला हुआ है 3 से 5 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। 2.5 लाख करोड़ उसमें सब्सिडरी वैल्यू है, तो आपको 5 के पी पे एसबीआई मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग वेयर आई एम बुलिश ऑन मेनी बैंक्स लाइक आई टोल्ड यू, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, फेडरल, इवन कैनरा, पीएनबी काइंड ऑफ, और बाकी जैसे मैंने बोला रिलायंस, लार्सन, एचयूएल, ये सब स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स मेनली बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग आर अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। भारी भरकम और बेमेल डिमांड नोटिस पर सरकार ने जांच एजेंसियों और अधिकारियों को सावधान किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि डीआरआई समेत सभी जांच एजेंसियों को ऐसी किसी डिमांड नोटिस भेजने से पहले यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इरादा टैक्स चोरी का है या सिर्फ टेक्निकल गलती। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ रेवेन्यू का नहीं बल्कि इकोनॉमी के फायदे का भी ध्यान रखना चाहिए।
उन्होंने कह दिया कि सोने के अंडे के चक्कर में सोने की मुर्गी को हलाल नहीं कर देना चाहिए। We are here not only, for revenue, we are here also for the whole economy of the country. And so if in the process of garnering some small revenue, we are hurting the whole industry and the economy of the country, that is certainly not the intent. Revenue comes in only, if there is some income. And so we have to be very cautious that we do not in the process, as they say, kill the golden goose. चलिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग, रोचक और काम की खबरें बताएंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने मंगलवार देर रात मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया था, मगर मात्र 6 घंटे में ही बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, जिसके बाद देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया। मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक येल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदूषित हवा से छुटकारा मिले इस तरह का अनोखा एयर प्यूरिफायर अहमदाबाद की सेप्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये कैसे काम करता है और मार्केट पे कब तक आएगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। जहरीली हवा से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सेप्ट यूनिवर्सिटी ने एक अनोखा एयर प्यूरिफायर बनाया है जो अपने आप में खास है। कब वो मार्केट में आएगा और इसकी क्या है खूबी, आइए इनको बनाने वाले स्टूडेंट से ही जानते हैं। बताइए कि क्या खास है इसमें, अभी के जो एयर प्यूरिफायर है और इसमें क्या अंतर है? ये वातक है, एक सस्टेनेबल टेबल टॉप कूलिंग डिवाइस। इसके जो मटेरियल्स है मैं पहले वो बताती हूँ। ऊपर का पूरा मिट्टी से बना है, टेराकोटा से, एंड नीचे का एल्यूमिनियम है। तो ये पूरा का पूरा बायोडिग्रेडेबल है एंड रिसाइकल हो सकता है। अभी के जो प्रोडक्ट्स है वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, तो ये उसका बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका वर्किंग देखे तो ये जो स्टैंड है इसके ऊपर एक फैन है, उसी के ऊपर एक फिल्टर आएगा जिससे वो हवा प्यूरिफाई करेगा। एंड यहाँ पे क्योंकि पानी रहेगा, इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से इसके आसपास की हवा सब ठंडी हो जाएगी। तो जब ये हवा इधर से फेंकेगा, वो उस ठंडी हवा को लेते लेते इन परफोरेशन से बाहर फेंकेगा। सो आपको हवा प्यूरिफाई भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है। तो हम उम्मीद करें कि जल्द ही ये मॉडल मार्केट में आए और जितने भी बड़े शहर में अभी प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है उससे छुटकारा मिले। केतन जोशी, अहमदाबाद। कहीं आप भी नकली दवाइयां तो नहीं खा रहे? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पैन-डी, टैक्सीमा O200 जैसी दवाओं के नकली बैच बरामद किए हैं जो बाजार में बिक रहे हैं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। मेरा मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं कि अगर आप भी इस तरह की मास कंजम्पशन की दवाइयां खा रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि शायद कोई नकली दवा आपके आसपास केमिस्ट पर भी मिल रही हो। अब सवाल ये उठता है कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि दवा असली है या नकली। हालांकि जो पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी है वो तो लैब में जाकर ही आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ आसान से स्टेप है जिसको अपनाकर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये दवा नकली तो नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे कि ये जो बार कोड दिया गया है, आपको बता दूं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह का जो बार कोड है वो 300 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए मैंडेटरी किया गया है। और अब आप पूछेंगे कि इस बार कोड का फायदा क्या होगा, तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस मेडिसिन के बारे में मिल जाएगी कि ये मेडिसिन कहाँ बनी है, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है और इसकी पूरे जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या कुछ शामिल है। तो ये सबसे कारगर तरीका है ये पहचानने का कि दवा असली है या नकली। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। खास तौर पर ये जो खतरा रहता है नकली होने का, ये मास कंजम्पशन की दवाओं पर होता है। तो ऐसे में आप जो पैकेजिंग है
या फिर जो उसकी जो बनावट है या फिर रंग है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये असली है या नकली। एक और बात, अक्सर हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो सस्ती दवाइयों के पीछे भागता है कि कहां पर उसको ज्यादा सस्ता डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि अगर मार्केट के रेट से आपको 40, 50, 55% तक डिस्काउंट कोई केमिस्ट देता है तो हो सकता है कि वो फेक मेडिसिन हो, वो नकली मेडिसिन हो। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपकी जो टैबलेट है, मेडिसिन है, उस पर कोई दाग धब्बा आपको मिलता है तो वो भी नकली हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप जब भी दवाई खरीदें तो एक सर्टिफाइड केमिस्ट से खरीदें। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो आप भी अगली बार अगर कोई दवा लेने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें ताकि नकली दवा से आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। चलिए, इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें। आगे आपके लिए होगा कल का बाजार। नमस्कार।